जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण का एक टॉपिक है रेडिएशन पॉल्यूशन, विकिरण प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड की 12वीं एग्जाम में 2014 में पूछा था कि मनुष्य पर विकिरण प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में लिखें। तो चलिए हम लोग आज विकिरण प्रदूषण को थोड़ा डिटेल से समझेंगे और इससे और भी किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसकी संभावना कौन कौन सा ऐसा टॉप एरिया है जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए तो पहले देखते हैं कि विकिरण प्रदूषण क्या है। तो यहाँ पर है, पहले है विकिरण, तब है प्रदूषण। विकिरण और प्रदूषण मतलब रेडिएशन पॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि विकिरण किसको कहते हैं। विकिरण क्या है? विकिरण एक ऊर्जा है जो तरंग के रूप में होता है, या क्या है, एक ऊर्जा है, एनर्जी है जो तरंग के फॉर्म में होता है। जैसे एक्स रे, गामा रे, अल्फा, बीटा रे, ये सब क्या है? एक विकिरण ऊर्जा है। प्रदूषण किसको कहते हैं? तो प्रदूषण का एक परिभाषा, एक सटीक परिभाषा होता है पोल्यूशन का कि वायु, मिट्टी, जल या भूमि के भौतिक मतलब फिजिकल, रासायनिक मतलब केमिकल, या जैवीय मतलब बायोलॉजिकल अभिलक्षणों में, इसके कैरेक्टर में एक अवांछनीय परिवर्तन मतलब अवांछनीय, जिसको हम नहीं चाहते हैं, वैसा परिवर्तन अगर ला देता है तो वो प्रदूषण कहलाता है। तो इसमें लाने वाले कारक को प्रदूषक कहेंगे, और लाने के बाद जो अवांछनीय परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर विकिरण प्रदूषण की अगर परिभाषा दें तो इसका मतलब क्या होगा कि विकिरण के कारण वायु, मिट्टी, जल या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैवीय अभिलक्षणों में एक अवांछनीय परिवर्तन होता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? विकिरण प्रदूषण कहते हैं। अब हम लोग समझे कि विकिरण कितने प्रकार का होता है, विकिरण का स्रोत क्या है। अगर हम लोग विकिरण को थोड़ा देखें तो ऐसा नहीं कि विकिरण आज हम लोग मनुष्यों के द्वारा विकिरण प्रदूषण हो रहा है। विकिरण हम लोग तो शुरू से ही विकिरण के बीच में ही पैदा हुए हैं। जब से मानव सृष्टि, या यूँ कहें कि जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तभी से रेडिएशन है, तभी से विकिरण हो रहा है। हम लोग चारों साइड विकिरण से ही घिरे हैं। तो फिर ये प्रदूषण फिर कैसे है ना? तो प्रदूषण का मतलब है कि अगर उसका लिमिट क्रॉस कर गया, एक खास लिमिट तक रहे तो ठीक, अगर लिमिट को क्रॉस कर गया तो फिर पॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है कि वायु, मिट्टी, जल या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैवीय अभिलक्षण में परिवर्तन ला रहा है। जैसे भौतिक परिवर्तन, भौतिक मतलब उसका स्ट्रक्चर है, उसका कैरेक्टर है, उसमें परिवर्तन। केमिकल मतलब उसका रासायनिक संरचना है या पीएच मान है, उसमें परिवर्तन। जैवीय परिवर्तन का मतलब हुआ कि जीव जंतु, पेड़ पौधा या सूक्ष्म जीव है, उसके फूड, उसके सराउंडिंग में, उसके इकोलॉजी में, उसके एडॉप्टेशन में अगर परिवर्तन ला रहा है, उसके जीवन पर प्रभाव डाल रहा है, तो वो जैवीय परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। जैसे विकिरण को हम लोग समझें कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य है। तो सूर्य से जो विकिरण ऊर्जा चलती है, तो वो भी जो ऊर्जा चल रही है, प्रकाश की किरण चल रही है, वो भी तो एक विकिरण है। वो भी क्या है? एक विकिरण ऊर्जा है। और वो जो हमारे बॉडी पे पड़ता है तो क्या होता है? गर्मी पैदा होता है। लेकिन वो विकिरण ऊर्जा हमारे लिए उतना खतरनाक नहीं है। इसका कारण क्यों है? क्या है? क्योंकि ये जो वायुमंडल है, अगर हम लोग इस वायुमंडल को देखें तो यहाँ पर क्या है? एक ओजोन का लेयर है। ये क्या करता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को सोख लेता है, जिसके कारण हम लोग उस पराबैंगनी किरण के, अल्ट्रावायलेट किरण के दुष्प्रभाव से बच जाते हैं। लेकिन अगर इस पराबैंगनी किरण, यहाँ पे ओजोन परत में छेद हो जाएगा तो ये पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आएगी डायरेक्ट हमारे तक पहुँच जाएगी, मनुष्य तक पहुँच जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? त्वचा कैंसर होगा। तो इसमें हम लोग ओजोन परत क्या है, ओजोन छेद क्या है, उसमें हम लोग पढ़े थे, ठीक ना? तो
इस पूरे ब्रह्मांड में विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत अगर देखें तो सूर्य ही है, क्योंकि सोलर एनर्जी अपने आप में एक रेडिएशन है। तो हम लोग विकिरण से कहीं दूर नहीं भाग सकते हैं। अगर हम लोग अपने बॉडी को ही देखें तो हमारे शरीर में भी विकिरण का स्रोत है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। जैसे आप ले लीजिए कार्बन है, कार्बन-14 है, उसके बाद कैल्शियम है, कैल्शियम क्या कहते हैं 42 है, 44 है। ये सब क्या है, बहुत सारे आइसोटोप हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं। इसी तरह से हमारे बॉडी में और भी है, जैसे पोटासियम 40 है। तो ये सब आइसोटोप है जो बोन के निर्माण में या उसमें रहता है, जो शरीर के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में अपना इम्पोर्टेंस देता है। तो ये सब ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है कि जब इसका मात्रा बढ़ जाए तो मनुष्य पर क्या होगा, उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य पर बैड इफेक्ट डालेगा, जिसके कारण हम लोग का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, आहार श्रृंखला पर अपना गलत प्रभाव डालेगा। तो ये विकिरण का दो स्रोत है, एक प्राकृतिक स्रोत है और एक मानव निर्मित स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत में तो जैसे हम लोग देखें क्या सोलर एनर्जी हो गया, फिर जैसे गामा अल्ट्रा वायलेट रे हुआ, अल्फ़ा बीटा गामा रे हुआ, तो ये सब प्राकृतिक स्रोत है। और मानव निर्मित स्रोत में जैसे हम लोग परमाणु संयंत्र बनाते हैं, कहीं पर ऊर्जा निर्माण के लिए रिएक्टर स्थापित करते हैं, परमाणु रिएक्टर, तो उससे भी क्या होता है कि विकिरण एनर्जी रेडिएशन निकलता है, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसी दुर्घटना भी हो चुकी है। जैसे यहाँ पर हमने कुछ दुर्घटनाओं का लिस्ट बनाया है। जैसे सबसे पहले अगर देखें तो 1945 में क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। एक तरफ अमेरिका था तो एक तरफ जापान था, और अमेरिका ने क्या किया 1945 में, जापान के दो प्रमुख शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, जिस पे वो परमाणु बम गिराया, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे इतना ज़्यादा रेडिएशन एनर्जी निकला कि उसका दुष्प्रभाव अभी तक है। और जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी के में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, उस पर अभी भी ये प्रभाव देखने को मिलता है। उसमें अपाहिज हो रहा है, कुछ विकलांग हो रहा है, बहुत सारा एबनॉर्मलिटीज आ रहा है। और उस समय तो जब गिरा था उस समय तो बहुत लोग मारे गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, आप लोग डिटेल से जानते ही होंगे। 1979 में भी हुआ था, 3 माइल द्वीप दुर्घटना हुआ था हैरिसबर्ग में। 1986 में ऐसा ही एक परमाणु संयंत्र में दुर्घटना हुआ था सोवियत संघ में, चेरनोबिल दुर्घटना इसको कहते हैं। इसी ढंग से 2011 में भी जापान का फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में सुनामी के कारण नुकसान पहुंचा था, जिसके कारण बहुत सारा रेडिएशन निकला था। तो ये प्रमुख विकिरण से संबंधित दुर्घटनाएं जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछ देता है। जो चेरनोबिल दुर्घटना कब घटित हुआ था, या 3 माइल द्वीप दुर्घटना हैरिसबर्ग में है वो कब घटित हुआ था। और ये तो सबको मालूम है कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी जान माल की क्षति हुई थी। तो अगर हम लोग विकिरण को देखें तो विकिरण को दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है आयोनाइज्ड रेडिएशन, दूसरा होता है नॉन आयोनाइज्ड, मतलब आयनीकृत विकिरण और गैर आयनीकृत विकिरण। आयनीकृत विकिरण के अंतर्गत आते हैं एक्सरे। आयनीकृत विकिरण के अंतर्गत एक्सरे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे और उच्च आवृत्ति वाला परावैंगनी किरण। जैसे अल्फा रे है, ये अल्फा रे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इसका वेदन क्षमता कम होता है, पेनिट्रेशन पावर कम होता है। इसको रोकने के लिए हम लोग एक कागज़ का शीट है उससे भी रोक सकते हैं, इसके अल्फा रे के वेदन क्षमता को हम लोग रोक सकते हैं। या मेरा जो स्किन है, स्किन का जो ऊपरी परत है एपिडर्मिस, ये भी इसको रोक सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर सराउंडिंग से, हमारे आसपास के वातावरण से, भोजन के द्वारा, सांस के द्वारा, पानी जो पीते हैं उसके द्वारा किसी ढंग से हमारे बॉडी के अंदर अगर चला गया, तो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, शरीर के अंदर जो बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, इंटेस्टाइन है, तो ये सब को डैमेज कर सकता है। कौन? अल्फा रे। बीटा रे होता है, इसका अगर देखते हैं तो बीटा रे का पेनिट्रेशन पावर, मतलब भेदन क्षमता, अल्फा रे से कम होता है।
इसको हम लोग एल्युमिनियम शीट के द्वारा रोक सकते हैं। और गामा रे, इसका तो पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम लोग ना तो कागज़ से रोक सकते हैं ना एल्युमिनियम शीट से रोक सकते हैं। इसको रोकने के लिए मोटी कंक्रीट की मोटी दीवार चाहिए गामा रे को रोकने के लिए। और एक्सरे तो अक्सर हम लोग जीवन में भेंट हुआ ही है, एक्सरे से देखे नहीं है लेकिन अनुभव तो किए हैं। जब भी हड्डी टूट फूट जाती है या तो एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, आयनीकृत विकिरण है। गैर आयनीकृत विकिरण में जैसे है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और कम आवृत्ति वाला अल्ट्रावायलेट रे, ये सब गैर आयनीकृत विकिरण में आता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि एक्सरे किस तरह का विकिरण है, या अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे किस तरह का विकिरण है, या रेडियो वेव किस तरह का विकिरण है, तो आप इसे चार्ट के माध्यम से आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि विकिरण प्रदूषण का प्रभाव। तो विकिरण प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रभाव होता है हमारे फूड चेन पर, क्योंकि फूड चेन में क्या है कि उत्पादक से लेकर टॉप कंज्यूमर तक, उत्पादक है, उत्पादक को खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता को सर्वोच्च उपभोक्ता खाता है। इस तरह से फूड चेन में क्या होता है कि अगर उत्पादक में है या प्राथमिक उपभोक्ता किसी भी ट्रॉफिक लेयर पर, किसी भी पोषी स्तर पर अगर रेडिएशन का प्रभाव है तो धीरे धीरे वो टॉप कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा और अंततः मनुष्य के शरीर में भी ये पहुंच सकता है विकिरण। और जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मनुष्य के शरीर में आएगा तो फिर क्या होगा, ये बीमारी भी पैदा कर सकता है। और इसके कारण क्या होगा कि शारीरिक दुर्बलता, मतलब शरीर कमज़ोर हो जाएगा, जीवन अवधि में कमी, मतलब लाइफ स्पैन, हम लोग का जो जीवन का काल है, मतलब जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का अवधि है, उसमें कमी हो सकता है। ये डीएनए आरएनए प्रोटीन के सीक्वेंस में चेंजिंग ला सकता है। डीएनए आरएनए का जो सीक्वेंस होता है, अमीनो एसिड, ये प्रोटीन के अमीनो एसिड में या डीएनए आरएनए का जो सीक्वेंस है उसमें चेंजिंग ला सकता है। स्प्लीन को भी डैमेज कर सकता है। और ये ब्लड कैंसर बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है। कौन? विकिरण प्रदूषण। तो इसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले तो परमाणु संयंत्र से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का रिसाव हो सकता है, रेडियो धर्मी तत्वों का जो रिसाव हो सकता है, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए जो भी सुरक्षात्मक कदम उठाए जा सकते हैं उसको उठाना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि रेडियो धर्मी अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है क्या कहते हैं ये रिएक्टर में, उसको क्या होगा कि एक ऐसे पात्र में बंद करके उसको मिट्टी में पूरे 500 मीटर से ज़्यादा गहरा में उसको दफना देना होगा, उसको गाड़ देना होगा, ताकि वो कहीं से भी लीकेज ना कर सके। और ये हज़ारों साल तक वैसे ही पड़ा रहता है, इसका लाइफ टाइम इतना मतलब ज़्यादा है, ये ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए उसको मिट्टी के नीचे ही दफनाना पड़ेगा। और समय समय पर क्या होगा कि रेडिएशन लेवल का जांच करना होगा कि जब भी खतरा महसूस हो, यहाँ पे रेडिएशन का मात्रा बढ़ गया तो उसको जांच करते रहना होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, विकिरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को परीक्षा में अगर पूछेगा कि मनुष्य पर विकिरण प्रदूषण के पड़ने वाले प्रभाव को लिखें, तो सबसे पहले आप लोग विकिरण प्रदूषण की परिभाषा को लिखेंगे, उसके बाद विकिरण प्रदूषण का क्या प्रभाव उसको लिखेंगे, और 1-2 लाइन लिख देंगे विकिरण प्रदूषण पर कैसे नियंत्रित हम लोग कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, उसको काबू कैसे कर सकते हैं, उसके बचने के क्या उपाय, इसके बारे में आप लोग लिखेंगे। और ये जो हमने लिखा है ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स के तहत लिखा है कि विकिरण को कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं से पूछ दे तो इस टेबल के माध्यम से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विकिरण से संबंधित कौन सी घटना प्रमुख घटना है, इसके बारे में भी पूछता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं कि विकिरण प्रदूषण क्या है। तो मोटा मोटी आप समझिए कि प्रदूषण क्या है, तब समझिए विकिरण प्रदूषण क्या है। तो यहाँ 2 शब्द से बना है, विकिरण और प्रदूषण। तो विकिरण तो हमने बताया कि विकिरण क्या है, ऊर्जा है जो तरंग के रूप में होता है। और इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा विकिरण का स्रोत क्या है, सूर्य है। और हम लोग विकिरण से ही घिरे हुए हैं, रेडिएशन से घिरे। जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तभी से ये रेडिएशन है। ऐसा नहीं कि हम लोग मनुष्य के कारण ये रेडिएशन का मात्रा बढ़ा है,
ऐसा नहीं है। तो फिर उसको नियंत्रित करने के उपाय भी हैं, है ना। जैसे हमारा घर है, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मिट्टी में है, हवा में है। तो ये किसी भी ढंग से हमारे बॉडी में भी इंटर करता है ना। हमारे बॉडी में भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। जैसे हमने अभी बताया कार्बन 14 बताया, पोटेशियम 40 बताया, रेडियम 236 है, कैल्शियम 42 है, कैल्शियम 44 है। तो ये सब रेडियो आइसोटोप्स हैं हमारे बॉडी में भी। यहाँ पर ये टेबल है, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट कहता था, आप लोग इसको लिखेंगे विकिरण प्रदूषण। तो इसका मतलब है विकिरण के कारण वायु, मिट्टी, जल या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैवीय अभिलक्षणों में एक अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकिरण प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस परिवर्तन को क्या कहेंगे? यहाँ पे जब विकिरण जोड़ दी है तो यहाँ पर हमको विकिरण भी जोड़ना पड़ेगा, विकिरण प्रदूषण, ठीक ना। और विकिरण प्रदूषण का प्रभाव किस पे होगा? सबसे पहले फूड चेन पे होगा, क्योंकि फूड चेन से प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, मतलब उत्पादक से लेके प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता, और इस तरह से सर्वोच्च उपभोक्ता तक पहुंच जाएगा विकिरण का दुष्प्रभाव। और इससे क्या होगा? शारीरिक दुर्बलता, जीवन अवधि में कमी, DNA, RNA, प्रोटीन, ये सब को भी क्षति पहुंचाएगा। और ल्यूकेमिया, जो ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। अगर हम लोग विकिरण के ज़्यादा दुष्प्रभाव से बचे हुए हैं तो उसका एक कारण है जो गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति ने हमें दिया है, वो है ओजोन लेयर, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को सोख लेता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी अपने गतिविधियों के द्वारा, बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा, CFC के कारण, CO2 के कारण, ये सब के कारण क्या कर रहे हैं? ओजोन परत को भी क्षति पहुंचा रहे हैं, है ना। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए। ओजोन होल क्या है इसके बारे में हम लोग बताए थे, उसमें डिटेल से बताया है कि ओजोन परत का संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे, ठीक ना। ये हमको खतरनाक विकिरण से बचाता है। अगर ये डायरेक्ट हमारे पास आ जाए अल्ट्रावायलेट रे, तो क्या होगा? त्वचा कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो आई होप आप लोग इसको पूरी तरह से समझ चुके होंगे। इसे आप लोग नोट डाउन कर लें, बहुत अच्छा टॉपिक है। और जहाँ भी समझ में नहीं आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम भी तो समझ सकें कि आपको कहाँ पर परेशानी हो रही है और उसका जल्द से जल्द समाधान करने के बारे में हम लोग कदम उठा पाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। ओके, बाय।